हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है और सीईटी के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, उसको ना क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था, अगर स्पेस में मान लीजिए मेरे पास कोई एक चार्ज है, यहाँ पर मैं क्यू चार्ज उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल क्यू। इसके सराउंडिंग में जो रीजन होता था उसे ही हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लीजिए ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके बताया है रीजन को। लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी जो लिमिट होती है या फिर आप कह सकते हो इसका जो इफेक्टिवनेस है अप टू इन्फिनिटी मानते हैं, और हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो, दूसरी चीज हमने ये समझा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरा एक चार्ज, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस आर लेकर आता हूं, तो इस टेस्ट चार्ज पर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होता है। दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव इफ माय सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव इफ माय फोर्स चार्ज इज निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रिपल्सिव, निगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्टिव फोर्स आता है, और यहीं से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस बनती है उनके डायरेक्शंस को बताया था। तो हमने बताया था कि अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम बताते हैं, और अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनवर्ड डायरेक्शन में बताते हैं। और बेसिकली ये जो डायरेक्शन है और कुछ नहीं है, कूलम्स के फोर्स का ही डायरेक्शन होता है। हमने देखा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है एट एनी गिवन पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर कितना कूलम्स फोर्स लग रहा है अपॉन दैट गिवन चार्ज, इसे पता करते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय फोर्स एक्टिंग अपॉन दैट गिवन चार्ज। और इसकी वैल्यू क्या थी, के हमारा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक कर रही है वो चेक करनी है वो सोर्स चार्ज, तो इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो सोर्स चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब लौट कर आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, व्हेन टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, मतलब अपोजिट नेचर का। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे दो चार्जेस में ले रहा हूँ, से दिस इज माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हम एक प्लस क्यू चार्ज इमेजिन कर रहे हैं। ये दोनों ही जो चार्जेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन नेचर है। ऐसे दो चार्जेस को अगर आप एक दूसरे के साथ सर्टन फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हो तो इस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एट टू एंड्स। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। खासियत यहाँ ये है इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में कि नॉर्मली जब हम दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बताते हैं वो आर से बताते हैं। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं तो इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम ट्वाइस ऑफ एल के फॉर्म में लिखेंगे। ट्वाइस ऑफ एल क्यों, क्योंकि जब आगे हम डेरिवेशंस करेंगे या अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ट्वाइस ऑफ एल जो लेंथ लेती है ना इन बिटवीन टू चार्जेस, वो काफ़ी इजी रहता है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव। सो हम मानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हियर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कंसिडर्ड टू बी ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इस डायपोल के बीच में कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ या कहता हूँ मिड पॉइंट इन बिटवीन दिस टू चार्जेस, तो मिड पॉइंट से लेकर ये डिस्टेंस हो जाएगा एल, और ये पॉजिटिव चार्ज का भी डिस्टेंस हो जाएगा एल। दूसरी चीज, ये जो ट्वाइस ऑफ एल है दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ डायपोल। दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ डायपोल। फिर यहाँ पे दो तीन टर्म्स यूज होती है, जैसे एक टर्म यूज होगी डायपोल एक्सिस। फर्स्ट टर्म डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस क्या होता है, इफ वी ड्रॉ एन एक्सिस विच इज थ्रू अ लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, तो उस एक्सिस को बोलते हैं डायपोल एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने ट्वाइस ऑफ एल सेपरेशन बताया था बिटवीन द टू चार्जेस, उसी लाइन के अलॉन्ग में एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये है हमारा डायपोल एक्सिस। दिस इज अवर डायपोल एक्सिस, या फिर आप उसको एक्सियल लाइन भी बोल सकते हो। फिर ये जो मिड पॉइंट था इन बिटवीन दिस टू चार्जेस, यहाँ पर भी अगर मैं परपेंडिकुलर कोई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो
this axis which is drawn perpendicular to dipole axis, this is called as equatorial axis. Equatorial axis. चलेगा इतना? अब now there is one more term called as electric dipole moment. Electric dipole moment. अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बताऊं तो वो होता है गिवन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डायपोल. तो यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ डायपोल को 2L से रिप्रेजेंट किया था, मल्टीप्लाइड बाय गिवन चार्ज. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा. इसका डायरेक्शन जनरली हम माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ आई ड्रॉ an electric dipole, so this would be the direction of electric dipole here. I hope आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल हम मोमेंट हमने निकाला है. इसका SI यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा फिर? SI यूनिट वुड बी चार्ज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम and the distance is measured in terms of meter. तो कूलम मीटर would be the इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट. ठीक, अब आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड 3 थिंग्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल. सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पास अलोंग द डायपोल एक्सिस में अगर कोई एक मान लो पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है बिकॉज ऑफ द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक डायपोल. सो कंबाइंडली हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ गिवन पॉइंट अलोंग द डायपोल एक्सिस. सेकंड टास्क होगा वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट अलोंग द equatorial axis or equatorial line. And third thing that we have to calculate is net torque acting upon electric dipole when this electric dipole will be placed in an external electric field. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point along dipole axis. along dipole axis. ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? पहले तो सबसे पहले डायपोल को इमेजिन कर लेते हैं. तो मान लो मेरे पास इस तरीके से एक डायपोल है जिसका मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो है Q. सो दिस इज माइनस Q और यहाँ से 2L डिस्टेंस पर मैं एक दूसरा चार्ज ले रहा हूँ प्लस Q. ठीक, तो माइनस Q प्लस Q दोनों के बीच का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ L. यहाँ पर मैं एक बीच में मिड पॉइंट ले रहा हूँ जो होगा हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस का पार्ट. तो यहाँ पर चाहो तो हम एक हल्का सा इक्वेटोरियल एक्सिस भी ड्रॉ कर ही लेते हैं. और मुझे इतना पता है डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस एंड द इक्वेटोरियल एक्सिस इज L हियर. टोटल डिस्टेंस तो ट्वाइस L था तो ये हो गया L. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसी डायपोल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं और यहाँ पर एक P पॉइंट लेता हूं और वो जो P पॉइंट है इट इज अलोंग द डायपोल एक्सिस वेयर वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. तो चलो एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को. सो आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन एज लाइक दिस एंड से दिस इज माई पॉइंट P. अब इस P पॉइंट की जो लोकेशन है वो कहाँ से बताते हैं? तो वो हम इक्वेटोरियल एक्सिस से बताते हैं. तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस R कंसिडर कर रहा हूं फ्रॉम माई इक्वेटोरियल एक्सिस. तो डिस्टेंस इज R ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P फ्रॉम द इक्वेटोरियल एक्सिस. चलेगा, यहीं पे हम जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गिवन एज वेक्टर P विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव एक्सिस टू पॉजिटिव एक्सिस. जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है भैया? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय Q इंटू ट्वाइस ऑफ L. डायरेक्शन तो हमने बताई दी है. ठीक है, तो इतनी बेसिक सी चीजें हैं जिसे हमने यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है. नाउ
if I ask you what would be the net electric field intensity at point P because of dipole, so हमें इतना ही याद रखना है, किसी भी पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और उनका जो वेक्टर सम होता है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। सो यहाँ P पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? सो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, इसलिए मैं P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए दिखा रहा हूँ। तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। नाउ निगेटिव क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है इट विल बी टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज, है ना, तो इनवर्ट डायरेक्शन से हम बता रहे हैं, इसलिए P पॉइंट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वुड बी लाइक दिस। तो दिस इज E माइनस Q, ठीक है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है और यहाँ पे जो दोनों चार्जेस के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए व्हेन वी विल डू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा भैया? माइनस करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है किससे किसको माइनस करें, मतलब आउट ऑफ दिस टू विच वन वुड बी ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। सो देखो केयरफुली P पॉइंट जो है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास है और जो चार्ज पास होता है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहीं से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P इज लार्जर एज कम्पेयर टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो वो होता है एक्चुअली सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। लेकिन एज आई कैन सी हियर electric field intensities are going in opposite direction, therefore net electric field intensity in terms of magnitude if I calculate, I would be calculating electric field intensity due to plus q charge minus electric field intensity due to minus q charge. As I can see here, electric field intensity due to plus q charge would be greater than electric field intensity due to minus q charge because their distances varies. तो distance जो है कम है for plus q, इसलिए E प्लस क्यू वुड बी ग्रेटर दैन E माइनस क्यू। आई होप इतना समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। सो ये होता है K प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड प्लस क्यू चार्ज। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटोरियल एक्सिस है स्मॉल r, उसमें से अगर मैं L को माइनस कर दूंगा तो ये जो डिस्टेंस बचता है इतना, दिस डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P। सो दैट इज बेसिकली r माइनस L इसका होल स्क्वायर। ठीक, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज क्या आएगा भैया, तो वो भी होगा K Q। अब Q यहाँ पे जो है वो निगेटिव है बट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना है नहीं, वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग K इंटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ यू कैन सी डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट एंड हियर माइनस क्यू चार्ज वो कितना होगा, सो दिस पार्ट इज L प्लस R, so I am writing this as R plus L इसका whole square. ठीक, चलो now I am calculating net electric field intensity at point P in terms of magnitude. तो वो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, और ये कैसे आया है तो इस डायग्राम को रेफर करना है आपको, चलेगा. सो लेट्स डू इट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्जेस के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर. अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो के क्यू तो मैं कॉमन ले ही रहा हूँ, देन वी हैव 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर. चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इट वुड बी के क्यू इंटू, देखो
ये जो है आर प्लस एल का होल स्क्वायर जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो यहाँ 1 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो, और उसे मैं जब रिजॉल्व कर लूँगा ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर इंटू एल प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं लूँगा माइनस, अब हमें क्या करना है, आर माइनस एल का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर लेकर जाना है, सो दैट वुड बी माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वुड बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये अगर माइनस साइन अंदर चले जाएगा तो हम देखेंगे कि माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ 2rl माइनस ऑफ एल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो लिख लेते हैं फट से के क्यू एंड आई एम राइटिंग दिस एज आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ऑफ एल स्क्वायर। नीचे हम लिख सकते हैं भैया आर माइनस एल आर प्लस एल और कंबाइंडली इनका मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर। नाउ देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आई कैन सी हियर दिस आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2rl प्लस 2rl दैट इज 4rl। so I am writing this as E net at point P will be equal to KQ and 4RL। चलेगा, डिवाइड बाय, देखो नीचे क्या बचता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वैसे ही ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो दिस वुड कम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और हमारा जो है वो कंबाइंड ब्रैकेट जैसे का वैसा। सो आई कैन राइट हियर ई नेट एट पॉइंट पी वुड बी इक्वल टू, देखो अब ध्यान से ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ के क्यू ट्वाइस ऑफ एल इंटू आर। ध्यान से समझो हमने क्या किया, ये जो 4 था ना, 4 को 2 इंटू 2 लिखा, उसमें से जो 2 है वो मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, और जो बचा हुआ 2 था उसको एल के साथ एसोसिएट किया है और आर जो है उसको साइड में रख लिया है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 2। अब हमें एक चीज नोटिस करनी है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो r है ना, दिस r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l। अगर ऐसा हुआ तो ये जो सम है इसमें हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर को माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, इस टर्म को क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लेता हूं, देखो इफ आई एम राइटिंग हियर इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l, देन एल स्क्वायर कैन बी neglected in the denominator। चलेगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P वुड बी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K Q इंटू ट्वाइस ऑफ L इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और बचता है उसका स्क्वायर। तो देखो ध्यान से समझो, हाँ Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर मैं उसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ K इंटू P मल्टीप्लाइड बाय बचा है R, नीचे क्या हुआ है R रेस्ट टू द पावर 4, यहाँ से R एक कट जाएगा तो बचेगा क्यूब। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ध्यान से समझो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ KP अपॉन R का क्यूब। और एक चीज अब आप यहाँ नोटिस करना, this electric field intensity was along the axial line for that particular point। so this electric field intensity को अब हम नाम देंगे axial electric field। this is called as axial electric field। और axial electric field का फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, 2 टाइम्स ऑफ kp डिवाइडेड बाय r का क्यूब। और अगर डायरेक्शन के टर्म में बात करनी है तो ध्यान से देखो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लेते हैं, वेक्टर है तो ट्वाइस ऑफ Kp अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, नाउ वी हैड ऑलरेडी सीन E प्लस क्यू की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पॉइंट पर होगी वो यहाँ इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बाद भी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज होगी। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और
यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन दोनों ही सेम है, इसलिए मैं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच वाज माय वेक्टर क्वांटिटी उसी के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बता सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर पी। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको सीईटी के पर्सपेक्टिव एक चीज बताता हूँ। हमने थोड़ी देर पहले देखा था दिस वाज माय माइनस चार्ज प्लस चार्ज से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक, अब हमने जो पी पॉइंट लिया था वो यहाँ पर लिया था, दिस वाज माय पी पॉइंट। ठीक, और यहाँ पर हमने देखा चूंकि ये पी पॉइंट नियर है प्लस क्यू चार्ज के, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में है, जो हमारा डायपोल मोमेंट था उसी के डायरेक्शन में है। ठीक, अब देखो अगर इस पी पॉइंट को यहां से उठाकर मैं अलोंग द डायपोल एक्सिस ही रखता हूं बट बियॉन्ड द निगेटिव चार्ज रखता हूं, तब क्या होगा। सो मान लो ये हमारा हो गया भैया पी पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके डायरेक्शंस कैसे आएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे दिखाई देगा मुझे, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई उसकी डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक, अब आपको अगर कोई पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो है उसकी क्या डायरेक्शन रहने वाली है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है चूंकि पी पॉइंट माइनस क्यू चार्ज के पास है, इसका मतलब है इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस क्यू चार्ज के कारण आएगी अब वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू प्लस क्यू चार्ज। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसकी भी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज के कारण आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की तरफ रहेगी। इसका मतलब जो हमने पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी ना ऐसे, उसी के डायरेक्शन में अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी। तो ये जो फॉर्मूला है डायरेक्शन वाला ये अभी भी वैलिड है। फिर हम और एक केस इमेजिन कर लेते हैं, जैसे मान लो दिस वाज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। नाउ आई एम कंसिडरिंग वन पी पॉइंट समवेयर इन बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो डायपोल एक्सिस पर ही है लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली पी पॉइंट पर मैं मतलब पी पॉइंट यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ। अब देखो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आएगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज की तरफ आएगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन भी इसी तरीके से होगा। सो यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू इसको डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा, और जो डायरेक्शन मिलेगी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो एग्जैक्टली अपोजिट मिलेगी नेट डायपोल मोमेंट के। तो पी की जो डायरेक्शन होती है मैंने कहा था वो ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसके अपोजिट अब आप देखोगे जैसे ही चार्ज इन बिटवीन दिस टू डायपोल चार्जेस आ गया, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी थी वहां पर डायरेक्शन अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उल्टी हो गई। सो ई नेट जो है दैट वुड बी आपका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और डायरेक्शन टर्म में माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ डायपोल मोमेंट पी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे। आ रही है बात समझ में। तो अगर चार्ज बियॉन्ड है तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और अगर चार्ज बीच में कहीं आगे आ जाता है दोनों के तो डायरेक्शन जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, किसके, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के। इतना आपको याद रखना है, चलेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस डिस्कस करते हैं। तो सेकंड केस वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डायपोल या ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल at a point along equatorial line, at a point along
इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो ये भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आने को ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो चार्जेस ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ। सो से दिस इज माई माइनस क्यू चार्ज एंड लेट से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर हम एक प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं। ठीक, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल। हम यहाँ पर एक इक्वेटोरियल एक्सिस भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज इक्वेटोरियल एक्सिस। तो हम जानते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस से लेकर जो चार्जेस तक का डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज स्मॉल एल, दिस इज ऑल्सो स्मॉल एल। नाउ इस पर्टिकुलर एक्सिस पर कहीं पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ P, जिस पॉइंट पर हमें क्या ढूंढना है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ढूंढना है। सो लेट P be that point where I need to find net electric field intensity because of dipole। ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस डाइपोल एक्सिस से मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है। सो स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from the dipole axis, and we have to keep one thing in mind that this small r is very very small l। इसे आपको याद रखना ही है, चलेगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है ये जो P पॉइंट है ये माइनस क्यू चार्ज से जिस डिस्टेंस पर होगा उसके भी प्रोपोर्शनल में, मतलब उसी के रिगार्डिंग हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज वो एक्सर्ट होगी। उसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज और P पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से फिर प्लस क्यू चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा एट P पॉइंट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर P पॉइंट और माइनस क्यू पॉइंट को थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। सो लेट्स से ये जो दो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। अब हमें पता है, ध्यान से देखिए, ये है L, दिस इज R और ये तो 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स हाइपोटेनियस। तो एक नाम दे देता हूं मैं, मान लो दिस इज A। जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस क्यू चार्ज को मैं A पोजीशन कहता हूँ, माइनस प्लस क्यू चार्ज को मैं B पोजीशन कहता हूँ, सेंटर को C पोजीशन कहता हूँ। सो लुकिंग एट दिस ट्रायंगल ACP, AP इज हाइपोटेनियस नाउ एंड दीज आर टू लेंथ्स L एंड R। तो ऑटोमेटिकली एज पर पाइथागोरस थ्योरम ये जो पर्टिकुलर लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर भी जो लेंथ मिलेगी मुझे हाइपोटेनियस वाली वो क्या मिलेगी भैया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पे जाते हैं। माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। तो इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज वुड बी E माइनस क्यू टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, इस P चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज है। तो यहाँ पर मैं P पॉइंट पर ऐसी अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, नाउ इस P पॉइंट पर अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। तो हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। अब इसका रिजल्टेंट लेने का जो एक तरीका होता है वो तो हमारे पास है। फॉर एग्जांपल R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हमें पता है। यहाँ पर और एक दूसरा अप्रोच भी है रिजल्टेंट निकालने का। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका एक कंपोनेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टली, और ये जो माइनस क्यू चार्ज के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका भी एक कंपोनेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टली। इन दो कंपोनेंट को अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दो तो यू विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग अपॉन पॉइंट P बिकॉज ऑफ माइनस एंड प्लस क्यू चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही है बात समझ में। लेकिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमें रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली तो थीटा की जरूरत पड़ेगी, एंगल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर देखिए हमने ये जो P पॉइंट से लेकर माइनस क्यू चार्ज और डाइपोल जो एक्सिस है उनके बीच का एंगल दिखाया है, इसे मैं थीटा नाम दे देता हूं।
So let's see. Theta is एंगल बिटवीन पॉइंट P एंड डाइपोल एक्सिस। वैसे ही यहां पर भी ये जो एंगल है ना, दिस वुड ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, दोनों हो गए। अब ध्यान से देखो, अगर ऊपर इस फिगर में मैं एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल, तो ये भी हो जाएगा थीटा। और यहां पर देखो, इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस वुड ऑल्सो बी एंगल थीटा, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर आप देखोगे ये जो टोटल एंगल है वो हो जाएगा 2 थीटा और हाफ ऑफ हो जाएगा थीटा एंड थीटा। तो चलो फट से मार्क कर लेते हैं। नाउ आई एम मार्किंग दिस एज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। चलो अब वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दीज आर अ वेक्टर क्वांटिटी, रिजॉल्विंग इट हॉरिजॉन्टली इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं उसको ऐसे रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया भैया पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज इनटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज व्हेन आई एम रिजॉल्विंग इट हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग थीटा, तो ये भी हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इतना तो हमें पता है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है पी पे, वो इन्हीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण आएगी। सो ई नेट जो है वो है सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटू कॉस थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटू कॉस थीटा। तो इनको ऐड कर लेंगे, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ इस फिगर में आप देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ढूंढूं, तो इन ट्रायंगल PAC जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ कॉस थीटा की एडजेसेंट साइड है L और जो हाइपोटेनियस है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसी फिगर से देखो, सिर्फ हमें लिखते चलना है फ्रॉम ज्योमेट्री भैया कॉस थीटा is equal to adjacent side is L and hypotenuse is what, under root of R square plus L square। इसको हमें लिखकर छोड़ देना है, बाद में इसका काम आने वाला है। ठीक, चल अब देखो, यहां पर अगर आपको बेसिक सी थ्योरी लिखनी होगी तो क्या लिखोगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज मैग्नीट्यूड Q, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज ट्वाइस ऑफ L, let P be the point situated at distance r along the equatorial axis from the dipole axis। ठीक है, P be the point where net electric field intensity has to be calculated। Let E minus Q is the electric field intensity due to minus Q charge and E plus Q is the electric field intensity due to plus Q charge। The net electric field intensity would be इन दो charges का summation। So I am writing this as E net or net electric field intensity at point P would be, डायरेक्टली हम लिखेंगे E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, और जिसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, -2+। चलो यहीं पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस शोज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। So I am simply writing this as E net at point P is equal to electric field intensity for positive Q charge into cos theta plus electric field intensity because of minus Q charge into cos theta। चलो वैल्यू पुट कर लेंगे फटाफट। तो E net at P point is equal to, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या होगा, सो फॉर्मूला है K इंटू क्यू, कौन सा Q, प्लस Q डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर हम पहले E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले E प्लस क्यू वुड बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता हूँ, सो दिस विल बिकम
के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस यल स्क्वेयर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस यल स्क्वेयर। सो नेक्स्ट पेज पर मैं लेकर जाता हूँ सेकंड पार्ट, that is electric field intensity because of minus q charge would be again k q divided by under root of r square plus l square इसका होल स्क्वायर। सो इसकी जो वैल्यू है वो भी कितनी मिलेगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। चलेगा ना। अब इन दोनों ही वैल्यूज को हम किस में डालेंगे, हमारा जो मदर इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। सो आई विल गेट ई नेट एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू अपॉन प्लस क्यू चार्ज के लिए आया था अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो हट ही गया, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है कि नहीं, तो कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है कितनी है, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग दिस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही प्लस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलेगा। नाउ इफ यू सी केयरफुली बोथ दिस टर्म्स आर इक्वल, सो आई एम सिंपली पुटिंग दिस एज 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट के क्यू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, अंडर रूट को लिख लिया है रेस्ट टू द पावर 1/2, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ के क्यू एल डिवाइडेड बाय, देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। चलेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P when the point P is at equatorial line, it is given by 2 times of k q l divided by, हमने लिखा था r square plus l square raised to the power 3/2। अब ध्यान से समझो, अगर मान लो r जो है ये काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू l, तो हम इस l स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर में है उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट इफ r is very very large as compared to l, then L square can be neglected। और अगर मैं उसे निग्लेक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, देखो ऊपर मैं लिख रहा हूँ के क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल, हमने क्या किया 2 को जो है वो एल के साथ एसोसिएट कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा सिंपली आर स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर को हमने ऑलरेडी निग्लेक्ट किया। तो ये जो स्क्वायर में है और 3/2 जो है 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता है के क्यू ट्वाइस ऑफ एल डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। नाउ क्यू इंटू 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हम लिख सकते हैं भैया दिस इज के इंटू पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, एंड दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है it is acting along equatorial line, so I am writing this as E equatorial, so equatorial electric field intensity in terms of magnitude is given by kp upon r का क्यूब। एक्शियल याद करो, याद आ रहा है कुछ एक्शियल, देखो एक्शियल में कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ kp अपॉन r का क्यूब, और ये कितना आया है ओनली kp अपॉन r का क्यूब। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज एक्चुअली हाफ ऑफ एक्शियल, या एक्शियल इज 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, है ना। अच्छा, डायरेक्शन के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर जो पी पॉइंट है उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ना यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। तो चाहे पी पॉइंट आप डायपोल एक्सिस के ऊपर रखिए, या अगर नीचे भी होता तो भी इक्वेटोरियल लाइन पे जहाँ पे भी पी पॉइंट है वहाँ पर आने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट ही होती है। सो इफ आई कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल
इक्वेटोरियल पॉइंट पर आने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डायपोल, सो दिस वुड बी के पी अपॉन आर क्यूब, दैट वुड बी माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर पी। ठीक, यहां से दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए। पहली, एक्शियल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इट इज 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक, दूसरी चीज, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ एक्शियल। तो ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखना, यहां से सीईटी के क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। अब हमें थर्ड और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग। टॉर्क, या बाद में हम इसको कपल भी कहेंगे, कपल एक्टिंग अपॉन इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन प्लेस्ड in an external uniform electric field, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी में पूछते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। कल के लेक्चर में हमने देखा था, देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसी एक प्लेट है जिस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है और दूर ऐसी एक प्लेट है जहां पर बहुत सारे निगेटिव चार्ज है, तो वहां पर हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई थी। वैसे ही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर इमेजिन कर लेंगे। तो सपोज दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। चलेगा, हमें बस इतना याद रखना है, यहाँ कहीं तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पे कहीं तो निगेटिव चार्जेस होंगे जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो हो रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसे मैं ई लिखता हूँ एंड बेसिकली इट्स अ वेक्टर। चलेगा, अब देखो हमें क्या करना है, इसके बीच में एक डायपोल डाल देना है। तो लास्ट चैप्टर में आई थिंक ऑसिलेशन में हमने देखा था कि कोई अगर बार मैग्नेट हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो यहाँ ये बार मैग्नेट क्या करने लगता था, ऑसिलेशन करने लगता था, और उसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तब हमने वहाँ पर कैलकुलेट की थी। उस समय हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात की थी। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करने वाले हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हम बात करेंगे। सो लेट्स कंसिडर देयर इज अ वन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज हैविंग पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर की दिशा में पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई पॉजिटिव क्यू चार्ज, ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव क्यू चार्ज है, दिस इज निगेटिव क्यू चार्ज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ l। तो द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज ट्वाइस ऑफ l हियर। ट्वाइस ऑफ l, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका काम क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना इसे रिपेल करेगा और जो निगेटिव चार्ज है इसे अट्रैक्ट करेगा। जब रिपेल करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को, तो ऑब्वियसली जो फोर्स लगेगा कूलम फोर्स वो रिपल्सिव होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे आएगा, तो हमें पता है E इज नथिंग बट F बाई क्यू, सो F इज नथिंग बट E इंटू क्यू, ऐसे मैं लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे E जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q जो है चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फोर्स का जो है वैल्यू मैग्नीट्यूड वो E इंटू क्यू ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वी आर ड्रॉइंग फोर्सेस हियर। तो दिस इज द फोर्स, दिस इज माई फोर्स F विच इज इक्वल टू E इंटू क्यू, ठीक। और ये जो निगेटिव चार्ज है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है ऐसे, तो इसे मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। माइनस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। सो आई एम राइटिंग दिस एज F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। तो माइनस क्यू मैं हटा दे रहा हूँ, सिर्फ E इंटू क्यू लिख रहा हूँ।
ई इंटू चलेगा। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसी मैं दिखा रहा हूँ, दिस वॉज माई माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान से समझो, यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ निगेटिव चार्ज पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हम जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन पर अगर ये कोई लाइन है और मान लीजिए सेंटर में एक एक्सिस है जिसके अराउंड ये लाइन रोटेट हो सकती है। अब इस लाइन के हमने दो सेगमेंट बना लिए फ्रॉम मिड पॉइंट, जिसकी लेंथ इंडिविजुअल लेंथ में स्मॉल एल ले रहा हूँ। अब मान लो एक एंड पर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो एक्सिस है बीच में इसके अलोंग इस पर्टिकुलर लाइन को ऐसे रोटेट किया जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए फिर से दूसरे एंड पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ विच इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ फर्स्ट फोर्स, बट उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसा है, अपोजिट है। तो इस कारण यहाँ पर भी क्या होगा, ये फोर्स इस पर्टिकुलर जो लेंथ का एलिमेंट है उसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब टॉर्क अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर दो बार टॉर्क अप्लाई हो रहा है बाय दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। तो इन दोनों टॉर्क के कारण जो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो एक रोटेशनल इफेक्ट होता है, और जो नेट टॉर्क लगता है उसे हम बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं, कपल। सो कपल बेसिकली क्या होता है, इट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 11th स्टैंडर्ड में। सो ऑलवेज रिमेंबर कपल इज द product of force and perpendicular distance between the forces. Now here in this case there are two force, one is repulsive, another is attractive, and basically these two force will try to rotate this electric dipole like this। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया क्या एक्ट होने वाला है, कपल एक्ट होने वाला है। नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग कपल यू मस्ट रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। सो अगेन लेट्स फोकस अपॉन द ज्योमेट्री हियर। नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विद दिस डार्क रेड कलर का लाइन, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कैसे पता करेंगे। तो देखो ध्यान से समझो, जब हमने इस डायपोल को ड्रॉ किया था तो इस डायपोल में एक डायपोल मोमेंट होता था P, उसे मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर मान लो मैंने निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया है। ओके, दिस इज माई डायपोल मोमेंट। नाउ ये जो डायपोल मोमेंट है अलॉन्ग द एक्सिस है, तो इस डायपोल मोमेंट ने कह लीजिए, चाहे इस पर्टिकुलर एक्सिस ने कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया है वो है थीटा। तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी आपको थीटा ही दिखेगा, यहाँ पर भी आपको थीटा ही दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लार्जर ऐसे ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पर दिस एंगल रिप्रेजेंट्स वैल्यू थीटा, दिस वैल्यू थीटा। बहुत ध्यान से समझना, हम कह सकते हैं थीटा इज एंगल मेड बाय डायपोल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ओके, अब चलो ध्यान से देखो, ये अगर ट्रायंगल को मैं कुछ एक नाम दे दूं, मान लो ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड से दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, बाद में हम इसे मिटा लेंगे। सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो क्या मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के रूल यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड तो ये है और हाइपोटेनियस आपका ट्वाइस ऑफ एल है, तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ध्यान दो, ज्योमेट्री के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए, फ्रॉम ज्योमेट्री साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर हम लिख सकते हैं भैया हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज माय अपोजिट साइड। अब देखो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो है 2 टाइम्स ऑफ एल बराबर है, और ये थीटा तो है ही, तो क्या मैं ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा लिख सकता हूं इस अपोजिट वाले वैल्यू को। यस, तो दिस अपोजिट साइड विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं ये को मिटा देता हूं। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली कपल एक्टिंग जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ इसको मैं मिटा रहा हूं, आप अपने नोट्स में चाहो तो नोट करके रख लेना।
सो कपल एक्टिंग अपॉन डायपोल, इसको कपल को मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस वुड बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, यहां पर फोर्स की क्या वैल्यू है, E इंटू क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा, तो लिख लेते हैं E क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल साइन ऑफ थीटा। तो देखो क्या हम टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू ट्वाइस ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय E इंटू साइन थीटा। अब हमें पता है Q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, दैट इज डायपोल मोमेंट, है ना। सो इसे मैं लिख रहा हूं टाउ इज इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा, और टाउ जो है वो कपल है, चाहे आप इसको टॉर्क कह लीजिए या कपल कह लीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास पता है डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ टाउ को मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, आई कैन राइट टाउ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वुड बी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आ रही है क्या बात समझ में, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अच्छा देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है मतलब आपका जो डायपोल है वो परफेक्टली अगर वर्टिकल है किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तब जाके आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपको टाउ की डायरेक्शन पता करनी है तो वो कैसे पता करेंगे, आपको देखना पड़ेगा वेक्टर P जो है उसकी डायरेक्शन और वेक्टर E की डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड रूल में आपको फिंगर कर्ल करना है फ्रॉम P टू E, फ्रॉम P टू E, तो आपको दिखेगा जो इनवर्ड जाने वाला डायरेक्शन है दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, इतना आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इतने सारे तो हमने सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिए, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम experiences a torque of 8.5 into 10 to the power minus 26 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क या कपल कुछ भी दिया हो एक ही है, उन्होंने कपल की वैल्यू दी है, टॉर्क की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल की वैल्यू दिया है। क्या पूछा है, द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल इन कूलम्ब मीटर इज। तो हमें पता है भैया टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है, और हमें पूछा है द डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E साइन थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, चलो फटाफट रख लेते हैं। सो P इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी देकर रखी है, टॉर्क दिया है 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एंगल इज 30 डिग्री, सो दैट इज साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 चले जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 30 इज 1/2, 2 भी ऊपर चला गया। तो देखो 8.5 इंटू 2 हो जाएगा 17, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 बराबर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट कूलम इंटू मीटर। सो ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए। है क्या कोई ऑप्शन, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 है और 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखिए 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 नहीं हो सकता क्योंकि माइनस 30 है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि अगर मैं डेसिमल शिफ्टिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। सो माय ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है, an electric dipole having each charge of magnitude 2 microcoulomb is placed in an electric field of intensity 8 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. If the maximum torque acting on dipole is 4 into 10 to the power minus 3 Newton meter, the length of dipole is, याद रखना जो length of dipole होती है उसे हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन में टॉर्क आया है, बराबर है, यस,
मैक्सिमम टॉर्क, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू पी को मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ डायपोल मल्टीप्लाइड बाई ई इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये होती है 1 जब थीटा होता है 90 डिग्री। तो हम मान लेंगे कि भैया थीटा 90 डिग्री है और साइन थीटा के बजाय मैं 1 ले रहा हूं, सो दिस विल बिकम टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल इंटू ई, और यहाँ पे बचा है 1। तो ये टाउ जो है वो टाउ मैक्स बन गया। दिस इज माई टाउ मैक्स। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फट से। नाउ हियर आई कैन राइट टाउ मैक्स की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है, कितना देकर रखी है भैया? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू चार्ज कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। देन length of dipole is given by twice of L multiplied by electric field intensity is how much? 8 into 10 to the power 4. So 8 into 10 to the power 4. तो चलो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं that twice of L is equal to क्या हो जाएगा? 4 into 10 to the power -3 divided by देखो 2 into 10 to the power -6 into 8 into 10 to the power 4। तो देखो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एल इज इक्वल टू 1/4। ठीक, 10 टू द पावर ऊपर देखो 10 टू द पावर ऊपर है -3, फिर ये 10 टू द पावर -6 ऊपर चले जाएगा, बनेगा +6 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 1/4 इज 0.25, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3 +6 इज +3 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -1। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ एल विच इज माई डायपोल लेंथ। तो आंसर क्या दिया है? आंसर एक्चुअली एमएम में दिया है, तो हमें पता है मीटर को अगर एमएम में करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 25 mm डायरेक्टली, विच इज माई ऑप्शन बी हियर। यस, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r1 ऑन द एक्सियल लाइन एंड at a distance r2 on the equatorial line due to given short dipole are equal, then r1 is to r2 क्या होगा? देखो सबसे पहले एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल ऐसा उन्होंने बोला है। एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन आर का क्यूब, यहाँ पर हम उसको लेंगे r1 का क्यूब, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है सिर्फ के पी अपॉन डिस्टेंस दिया है r2, तो r2 का क्यूब, r2 का चलेगा। अब देखो क्या कैंसिल होता है, केपी कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है हमारे पास 2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, और इसका कंबाइंड में मैं क्यूब ले सकता हूँ। पूछा है r1 अपॉन r2 का रेशो, तो भैया बात ही खत्म हो गई। अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ दोनों साइड में, तो दिस वुड बी क्यूब रूट ऑफ 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। तो कौन सा रेशो है? क्यूब रूट ऑफ 2। यस, ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर हैज डायपोल मोमेंट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज। अब देखो डायपोल लेंथ बताइए, सो ट्वाइस ऑफ एल इज ऑलरेडी गिवन एज 2 सेंटीमीटर, सो विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। देन डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू देकर रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब मीटर। ओके, और पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो Q की वैल्यू पूछी है। हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ एल होता है, तो भैया Q इज इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस ऑफ एल। चलो फट से रख लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू P इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब मीटर डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 कैंसल, बराबर है कि नहीं? यस, 2 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -2 ऊपर चले जाएगा, तो दैट वुड बी 10 टू द पावर -5। सो Q वुड बी 1 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर दिए है वो कैसे दिए हैं? माइक्रो कूलम में दिए हैं। तो चलो करके देखते हैं। इसको अगर मैं 10 टू द पावर -6 में कन्वर्ट करूँ, तो दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर -6। डेसिमल हमने शिफ्ट किया राइट टूवर्ड्स द राइट, सो वी गेट 10 टू द पावर -6। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इज नथिंग बट 10 माइक्रो कूलम। तो Q जो है वो है 10 माइक्रो कूलम, विच इज माई ऑप्शन सी हियर। चलो आगे बढ़ेंगे।
अब देखो क्या दिया है, उन्होंने बोला है इफ ई ए एंड ई क्यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, तो ई ए जो है वो एक्सियल लाइन पर है एंड ई क्यू के लिए बोला है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो ई क्यू जो है वो इक्वेटोरियल लाइन को बताता है एट द सेम डिस्टेंस आर, मतलब आर की वैल्यू सेम है दोनों ही केसेस में, देन रिलेशन पूछा है ई ए और ई क्यू के बीच में, तो हम जानते हैं अगर सेम वैल्यू है आर की फॉर बोथ द केसेस देन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है डायपोल की इट इज 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल होती है, बराबर है। सो कैन आई राइट ई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू, यही तो सिंपल सा रिलेशन है। तो देखो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, लेट ई ए बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इट्स एक्सियल प्लेन, तो एक्सियल वाला जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो ई ए है एट द डिस्टेंस ऑफ 2x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो कोई अगर इस तरीके से डायपोल है, सपोज दिस इज माइनस चार्ज प्लस चार्ज है ना, और यहाँ से मैं एक आधा पी पॉइंट ले लेता हूँ तो वो 2x डिस्टेंस पर है, ऐसा उन्होंने बोला है एक्सियल के लिए। फिर एंड EQ is the magnitude of electric field in the equatorial plane at the distance of 4x from the center of dipole। तो center of dipole से मान लीजिए कोई एक पॉइंट में ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ P पॉइंट, यहाँ ये जो P पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, 4x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, डायपोल एक्सिस से। तब जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसे उन्होंने EQ कहा है और ऊपर को उन्होंने EA कहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। At 4x distance from the center of dipole, then relation between EA and EQ will be। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखो EA क्या होता है हमें पता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ KP डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x का क्यूब, KP अपॉन R का क्यूब है, ठीक है। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ KP डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ x का क्यूब, तो ये हो गया 2/8, दैट इज 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8, so it is KP upon 4 times of x cube। this is the value of axial electric field intensity, ठीक। वैसे ही अगर मैं इक्वेटोरियल कैलकुलेट करूं तो EQ क्या आ जाएगा, दैट इज KP अपॉन डिस्टेंस का क्यूब विच इज 4 टाइम्स ऑफ x का क्यूब, सो दिस वुड बी KP अपॉन 4 का क्यूब होता है 64 x का क्यूब। चलो उन्होंने क्या पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन EA एंड EQ, तो एक काम करो EA को डिवाइड करेंगे EQ से, तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी भैया KP अपॉन 4x का क्यूब ना, सो KP अपॉन 4x का क्यूब और इनवर्स में आ जाएगा 64x क्यूब डिवाइडेड बाय KP, तो KP कैंसल, x क्यूब कैंसल, 64 अपॉन 4 इज 16, so EA would be 16 times of EQ, ठीक। so ऑप्शन इज EA 16, यस ऑप्शन डी देखिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आप अपने एंड पर फिर से एक बार करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया है, 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट P एंड 27P आर प्लेस्ड ऑन अ लाइन विद देयर सेंटर्स 24 सेंटीमीटर अपार्ट, देयर डायपोल मोमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसको ना हम थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन में। मान लो एक सिंगल लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, जहां पर पहला जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं कुछ ऐसे, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डायपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय P हियर, सो दिस P इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डायपोल मोमेंट और उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं तो होगा, ठीक। फिर जो दूसरा डायपोल है उसकी डायपोल मोमेंट इज 27 टाइम्स ऑफ P एंड डायरेक्ट इन अपोजिट टू फर्स्ट डायपोल। सो मान लो ये दूसरे डायपोल है, दूसरा कोई डायपोल है, यहाँ पर उसकी जो डायपोल मोमेंट है इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फर्स्ट डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड इज 27 टाइम्स ऑफ P, चलेगा। इनके सेंटर के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 डायपोल इज हाउ मच, 24 सेंटीमीटर। आगे, at which point the electric field will be 0 between the dipoles from the center of dipole of moment P। ये जो डायपोल मोमेंट है ना P,
किस डायपोल के लिए, इस पहले डायपोल के लिए है, तो उसके सेंटर से कोई एक, मान लो मैं पी पॉइंट या क्यू पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यू पॉइंट इमेजिन कर लेता हूँ, तो बोल रहा है कि इस वो पॉइंट क्यू पॉइंट इस पी डायपोल मोमेंट वाले डायपोल से कितनी दूरी पर होगा ताकि क्यू पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स, दिस टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स, दैट विल बी जीरो। इसका मतलब ये है, वो बोल रहा है कि वो क्यू पॉइंट यहाँ पी से कितने डिस्टेंस पर है जहां पर एक्चुअली एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ बोथ दिस डायपोल विल कैंसल ईच अदर। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल कैंसल ईच अदर। अब ये दोनों कैंसल कब करेगा एक दूसरे को, जब उनके मैग्नीट्यूड जो है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले हैं, वो इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग एक्सियली because of dipole moment, because of a dipole having dipole moment P will be exactly equal to electric field intensity acting axially because of dipole having dipole moment 27 times of P. Now axial dipole moment के लिए हमारे पास फॉर्मूला है which is 2 times of Kp, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो P है उसको सिर्फ P लिख रहा हूँ क्योंकि पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट उन्होंने P बोला है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं तो वो मैं Q पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, एंड लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज से R। तो डिस्टेंस बिटवीन 27P एंड Q, मतलब डिस्टेंस बिटवीन डायपोल हैविंग 27 P डायपोल मोमेंट एंड Q वुड बी 24 माइनस R लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ये हो गया भैया R का क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K, हियर द डायपोल मोमेंट इज 27 टाइम्स ऑफ P, आई एम टेकिंग एज इट इज, और नीचे क्या बचता है हमारे पास 24 माइनस R उसका होल क्यूब, ठीक है। 2 कैंसल, K कैंसल, P कैंसल, बचता क्या है 1 अपॉन R क्यूब इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 24 माइनस R का होल क्यूब। अगर हम दोनों ही जगह क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3 बाय 24 माइनस R। तो चलो 24 माइनस R इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R, सो 24 इज इक्वल टू 3R प्लस R इज 4R। तो भैया 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो जो R की वैल्यू है वो कितना है 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर उनको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि रेशोज है, तो वैसे भी अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर भी लेता तो भी वैसे ही कैंसिल होना था, इसलिए हमने डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही वैल्यू फाइंड की है, और हमारा ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। आप इस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करो, थोड़ा सा अब खुद से इसकी प्रैक्टिस करो, जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको नोट डाउन करो। दिस पार्ट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।